जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको मैं लेके आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए हैं और अब जो है आगे के क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर के काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास हैं। उनको मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ और आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। यहाँ पे UPSSC, ASI, स्टेनो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबके जो कंप्यूटर जो पोर्शन आया है वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहाँ से मैंने हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन कराने के लिए सोचा था। और ये जो है यूथ कंपटीशन बुक में आप लोगों को सारे चैप्टर जो हैं कवर हो जाएंगे। कंप्यूटर का जितना भी कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से आप लोगों का कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे चैप्टर कवर किए गए हैं और सबसे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं यहाँ से लिए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं और यहाँ तक मैं पिछली वीडियो में करा चुका था। अब यहाँ से मैं आप लोग को आगे कराने वाला हूँ। तो 137 पे चलते हैं। यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? वास्तविक समय संसाधन, इसके लिए वितरित संसाधन के लिए, एकल प्रयोक्ता या बहुप्रयोक्ता? तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुप्रयोक्ता हो जाएगा। ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डैश में लिखा जाता है, सी में लिखा जाता है, C++ में, पास्कल में या फोर्ट्रान में? तो यहाँ पे जो होता है आपका सी में लिखा जाता है। ठीक है। अगले चलते हैं क्वेश्चन पे। यूनिक्स डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो 2007 ऑपरेटिंग सिस्टम है। एकल उपयोगकर्ता, बहु उपयोगकर्ता या बहु उपयोगकर्ता एकल उपयोगकर्ता, मल्टीटास्किंग बहु उपयोगकर्ता या बहु उपयोगकर्ता मल्टी प्रोसेसिंग? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहु उपयोगकर्ता एकल उपयोगकर्ता। ठीक है। जो पहले लिखेंगे यूनिक्स जो है बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो 2007 जो है एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 140 पे। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डैश, एकल उपयोगकर्ता टाइम शेयरिंग या बहु उपयोगकर्ता टाइम शेयरिंग? तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया गया है बी वाला, ठीक है, बहु उपयोगकर्ता टाइम शेयरिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। यूनिक्स में प्रोसेस है, टूल है, डोमेन है या चलता प्रोग्राम है? तो ये एक जो है चलता प्रोग्राम हो जाएगा, रनिंग प्रोग्राम। ठीक है। लाइनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? डेबियन, फेडोरा, उबंटू या सभी? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी सभी हो जाएंगे, क्योंकि जो है डेबियन और फेडोरा, उबंटू ये सभी ओपन सोर्स सिद्धांत पर कार्य करते हैं और ये तीनों लाइनक्स पर आधारित हैं। यूनिक्स एक संचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। विविध प्रयोगकर्ता एवं बहु प्रयोगकर्ता बहु कार्य, एकल प्रयोगकर्ता एवं बहु कार्य, विविध प्रयोगकर्ता एवं एकल कार्य, एकल प्रयोगकर्ता एवं एकल कार्य? तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका विविध प्रयोगकर्ता एवं बहु कार्य हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ भी दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यूनिक्स मल्टीटास्किंग और विविध प्रयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मूल AT&T से बना है। यहाँ पे देखें कर्नल है, फिर लाइब्रेरीज है, फिर एप्लीकेशन है, फिर सेल है। तो यहाँ पे इसका आर्किटेक्चर दिया गया है यूनिक्स का। 144 पे चलते हैं। निम्नलिखित कमांड का आउटपुट क्या है? होम डायरेक्टरी में वापसी, पेरेंट डायरेक्टरी में वापसी, रूट डायरेक्टरी में वापसी या चाइल्ड डायरेक्टरी में वापसी? तो UPP कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 में आया हुआ है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है। होम डायरेक्टरी में वापसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाइनक्स का कोर हिस्सा है और सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है? एडिटर हो जाएगा, GUI हो जाएगा, सेल हो जाएगा, कर्नेल हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कर्नेल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। देखिए कर्नेल लाइनक्स का मध्य भाग होता है, यह कंप्यूटर और हार्डवेयर के सभी क्रियाओं को मैनेज करता है। कर्नेल दो प्रकार के होते हैं, एक मोनोलिथिक, माइक्रो कर्नेल, ये दो जो प्रकार होते हैं। ठीक है। यूनिक्स प्रणाली सिस्टम में डैश निर्देश का प्रयोग करते हुए एक स्थैतिक लाइब्रेरी निर्मित की जाती है। AR, पिंग, PS या क्रिएट?
तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा AR, ठीक है। यूनिक्स प्रणाली सिस्टम में स्थैतिक लाइब्रेरी निर्मित करने के लिए हमेशा AR निर्देश का प्रयोग करता है। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS है, एक क्या है? यह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालन को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी राइट हो जाएगा। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? सी वाला हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा आपका। ये जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डॉस का पूर्ण रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन चलते हैं। DOS का अर्थ क्या है? उपकरण संचालन प्रणाली है, डेटा संचालन प्रणाली है, डिस्क संचालन प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, डिस्क संचालन प्रणाली हो जाएगा, ठीक है। MS-DOS का सर्वप्रथम विमोचन जिस वर्ष हुआ था वह था 1971, 1981, 1991 या 2001। तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1981 हो जाएगा। MS-DOS का विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 1981 में किया गया था। इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है। यह विभिन्न कमांड्स की मदद से कार्य करता है। देखिए, सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस MS-DOS कमांड का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, DIRMK या MKDIR। तो यही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, MKDIR हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। MS-DOS में स्क्रीन साफ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो वाइप का, CLS का, क्लियर का या क्लियर स्क्रीन का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CLS, ठीक है। CLS एक कमांड है जो स्क्रीन की पूरी सामग्री को खाली करने और केवल एक संकेत छोड़ने की अनुमति देता है। यह आंतरिक कमांड है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे उपलब्ध होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन तंत्र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था? MS-DOS, यूनिक्स, IBM DOS या लिनक्स? तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? MS-DOS, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र DOS कमांड है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा फॉर्मेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। DOS कमांड्स में चिन्ह, ये जो चिन्ह दिया गया है किस लिए प्रयुक्त होता है? दो परिमाणों की तुलना करने के लिए, रीडायरेक्ट इनपुट के लिए, रीडायरेक्ट आउटपुट के लिए। तो रीडायरेक्ट आउटपुट के लिए हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। देखिए, DOS के तहत एक कंप्यूटर फाइल के प्राथमिक नाम की स्वीकृत अधिकतम लंबाई क्या है? 3, 12, 8, 6। तो 8 हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। DOS के तहत एक कंप्यूटर फाइल के प्राथमिक नाम की स्वीकृत अधिकतम लंबाई 8 होती है। MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उपयोगकर्ता डैश और डैश थ्रेड को सपोर्ट करता है। तो ये जो है MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिंगल उपयोगकर्ता प्रोसेस और सिंगल थ्रेड को सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। IBM DOS एक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 158 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, IBM DOS सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 1981 में IBM और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। यह क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में कंप्यूटर पर एक ही यूजर को काम करने की अनुमति देता है। देखिए, कंप्यूटर में योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेओपार्ड और लेओपार्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित करते हैं? मैक OS X के सन से। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है, राइट। देखिए, मैक OS किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये जो है एप्पल का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का आवश्यक फीचर नहीं है? फाइल मैनेजमेंट, डाउनलोड मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डाउनलोड मैनेजमेंट, ठीक है, ये राइट हो जाएगा। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में FIFO यानी FIFO का
मतलब क्या होता है? फ्यू इन फ्यू आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये चैप्टर इसमें से जो है ये क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है एड्रेस लाइंस पर, डाटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर या सभी पर। तो ये जो होता है एड्रेस लाइंस पर होता है। ठीक है, और देखिए कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी प्रोसेस द्वारा तब जनरेट की जाती है जब मुख्य मेमोरी का आकार प्रोसेस की क्षमता से कम हो। वर्चुअल मेमोरी का आकार एड्रेस लाइन द्वारा निर्धारित होता है, जैसे 32 एड्रेस लाइन 4 GB की वर्चुअल मेमोरी स्पेस को निर्धारित करता है, परंतु जहां डिस्क स्पेस मौजूद है वहां उसकी ज़रूरत होती है। देखिए आभासी मेमोरी है असीमित क्षमता की वोलेटाइल मेमोरी, असीमित क्षमता की गैर वोलेटाइल मेमोरी। तो ये जो हो जाएगा आभासी मेमोरी हो जाएगी असीमित क्षमता की वोलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है एड्रेस लाइन्स पर, तो यही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर में देखेंगे क्वेश्चन। डैश उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में ही निष्पादित कर देता है। असेंबलर, इंटरप्रेटर, इनमें से कोई नहीं है कंपाइलर। तो ट्रांसलेटर में देखेंगे पहला जो होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कंपाइलर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कंपाइलर वह प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा लिखे गए कोड को मशीनी भाषा में एक बार में ही निष्पादित कर देता है। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम। तो यही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला। देखिए कंपाइलर और ट्रांसलेटर एक तरह के रोम, रैम, हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं, क्या होता है? तो यह जो होता है आपका कंपाइलर और ट्रांसलेटर एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, कंपाइलर, आंकड़े प्रविष्टि की युक्ति। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका सी, कंपाइलर। हार्ड लेवल लैंग्वेज में लिखे गए अनुदेशों की श्रृंखला या प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले अनुदेशों या प्रोग्राम में बदलने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का नाम बताना है। असेंबलिंग, कंपाइलिंग, ट्रांसलेटिंग या अपलोडिंग। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसलेटिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? असेंबलर, मुद्रक, चुंबकीय टेप या वीडियो टर्मिनल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असेंबलर ही हो जाएगा। असेंबलर कंप्यूटर का वह प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट या कंपाइलर। तो चारों में से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में अनुवादित करके सभी प्रोग्राम के एरर रेंज लिमिट की जांच करता है तथा एक बार में एग्जीक्यूशन के लिए भेजता है। जबकि स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर तथा डाटाबेस प्रोग्राम ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। 173 पे देखते हैं कंपाइलर है। देखिए कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्चतरी भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला ही राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कंपाइलिंग डैश क्रिएट करता है एरर की प्रोग्राम को, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन को, सब रूटीन को, एल्गोरिथम को या एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को। तो राइट आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ई। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं कंपाइलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कंपाइलर प्रोग्राम किसी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी अन्य भाषा में बदलने का काम करता है। उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषाएं जैसे C++, जावा में लिखे प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। कंपाइलर इन सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। देखिए हटाई गई फाइलों या फोल्डरों को कहाँ रखा जाता है? डेस्कटॉप पे, फ्लॉपी पे, रिसाइकल बिन में या CD ड्राइव में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिसाइकल बिन। ठीक है, देखिए रिसाइकल बिन एक फोल्डर है जहाँ डिलीट किए गए फाइल या फोल्डरों का अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। यहाँ विंडोज़ 95 के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के हर वर्जन में उपलब्ध किया गया है। कंपाइलर क्या है?
देखिए एक स्रोत प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड को अनुवादक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई वाला हो जाएगा। देखिए कंपाइलर क्या है, कंपाइलर आपको पता है सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस प्रोग्राम का क्या नाम है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है। एग्जीक्यूटर कंपाइलर, तो कंपाइलर की बात हो रही तो कंपाइलर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है। लॉजिकल त्रुटियाँ, हार्डवेयर की त्रुटियाँ, इमेज त्रुटियाँ या इमेज त्रुटियों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, लॉजिकल त्रुटियाँ। 181 चलते हैं, कौन कंपाइलर का भाग नहीं है। सेमेटिक एनालाइजर, कोड जनरेटर, लॉजिकल एनालाइजर या लिंकर। तो लिंकर जो हो जाएगा यह कंपाइलर का भाग नहीं है, बाकी जो है इसके भाग हैं। देखिए यहाँ पे कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदल देता है। कंपाइलर के भाग हैं लॉजिकल एनालाइजर, फिर सिंटैक्स एनालाइजर और फिर सेमेंटिक एनालाइजर और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इन सबको त्रुटि हैंडल बोलते हैं और इन सबसे मिलके सिंबल टेबल मैनेजमेंट होता है। ये इसका चित्र दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइलर के संदर्भ में आरटीएल का क्या रूप है पूर्ण रूप जो हो जाएगा रन टाइम लाइब्रेरी, ठीक है, रन टाइम लाइब्रेरी ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। आरटीएल का मतलब एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। कन्वर्टर, कंपाइलर, इंस्ट्रक्टर, इंटरप्रेटर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इंटरप्रेटर। देखिए इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। यह प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कोड की एक एक पंक्ति इनपुट लेता है और उसमें बताए गए निर्देश को साथ साथ क्रियान्वित करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक इंटरप्रेटर मशीन कोड में प्रोग्राम का अनुवाद करता है, अनुवाद करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। एक ही बार में संपूर्ण प्रोग्राम, एक समय में एक लाइन। देखिए एक इंटरप्रेटर मशीन कोड में प्रोग्राम का अनुवाद करता है एक समय में एक लाइन, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। डैश वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिससे कंप्यूटर समझ सकता है, वह स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरप्रेटर का गुण नहीं है। एक इंटरप्रेटर हर एग्जीक्यूशन में इंटरप्रेट करने के लिए प्रत्येक सोर्स लाइन को लेता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है जिसे सोर्स कोड कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम को मशीनी लेवल प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है उसे सोर्स कोड कहते हैं। कंपाइलर पूरा सोर्स कोड एक ही बार में ग्रहण करता है तथा पूरा प्रोग्राम को एक ही बार में मशीनी भाषा में रूपांतरित कर ऑब्जेक्ट कोड देता है, फिर पूरा प्रोग्राम एक ही बार में क्रियान्वित होता है। एक सोर्स प्रोग्राम है एक प्रोग्राम जो मशीनी भाषा में है, एक प्रोग्राम जो मशीनी भाषा में भाषांतर होता है, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तथापि प्रोग्राम के मानव पठनीय पार्ट को डैश कहते हैं, ये कहते हैं सोर्स कोड कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तथापि प्रोग्राम के मानव पठनीय पार्ट को सोर्स कोड कहते हैं। एक इंटरप्रेटर मशीन कोड में प्रोग्राम का अनुवाद करता है एक समय में एक क्रम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आप यहाँ पे देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित के उदाहरण हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। तो ये सब जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 191 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने देते हैं उन्हें डैश कहते हैं, उन्हें एप्लीकेशंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित विभिन्न उद्देश्यों हेतु प्रयोग किया जा सकता है। एक व्यापारिक टूल के रूप में,
संचार की सुविधा के लिए, क्रियाओं के निर्माण तथा विलोपन संचालित करने के हेतु और बैकअप सिस्टम प्रदान करने हेतु। तो इनमें से कौन सा बताना है, कौन से राइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे एक व्यापारिक टूल के रूप में और संचार की सुविधा के रूप में ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं 194 पे। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से जानकारी एकत्र करता है और इसे मैन इन द मिडल को संचालित करता है। फोर्क बॉम्ब, बोट सेक्टर वायरस या मेमोरी डिजेंटर वायरस या स्पाईवेयर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे स्पाईवेयर, ऑप्शन नंबर डी। बाहरी DBMS के लिए एक उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ओरेकल है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ओरेकल हो जाएगा। इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली DBMS नहीं है। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली यानी DBMS नहीं है। साइबेस, सैप हाना, माई एक्सक्यूएल या कॉस्मोस। तो कॉस्मोस जो है आपका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा के प्रबंधन एवं उनके दक्षतापूर्ण उपयोग के लिए निर्मित किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग डेटा विश्लेषण, रचना, क्वेरी, डेटाबेस के प्रशासन की अनुमति और डाटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक डेटाबेस विभिन्न DBMS में आमतौर पर पोर्टेबल नहीं होता है, लेकिन विभिन्न डेटाबेस प्रबंधन तंत्र में एक से अधिक डेटाबेस के साथ काम करने के लिए SQL और ODBC या JDBC जैसे मानकों का उपयोग कर सकते हैं। ओरेकल, साइबेस, माई SQL, OCSQL, फायरबर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सैप हाना इत्यादि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली हैं। निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए। MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावरपॉइंट या PL या SQL। तो MS एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। परस्पर संबंध डेटा और उस डेटा तक पहुंचने के लिए प्रोग्राम्स के एक सेट के एक संग्रह को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क या क्लास या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से डेटाबेस को बनाया व मैनेज किया जाता है। DBMS यूजर तथा प्रोग्रामों को डेटा बनाने, पुनः प्राप्त करने, अपडेट करने और मैनेज करने के एक व्यवस्थित तरीका है। निम्नलिखित में क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अवीरा, लाइफ केयर, हैंगआउट या जेंडर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अवीरा, ऑप्शन नंबर ए। अवीरा GmbH एंड COKG द्वारा निर्मित एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो मुख्य रूप से इंटरनेट पर वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। मैनुअल आपको एक बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन से, प्रोग्रामिंग से, यूजर से या टेक्निकल से या डिज़ाइन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूजर, ठीक है। यूजर मैनुअल आपको यह बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है। इनमें से कौन एक डेटाबेस प्रबंधन तंत्र मैनेजमेंट सिस्टम है। MS एक्सेस, ओपन ऑफिस कॉल्क, दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा दोनों हो जाएगा, MS एक्सेस और ओपन ऑफिस कॉल्क। जो सॉफ्टवेयर स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है तथा सूचना को पुनः प्राप्त करता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रोग्राम, डेटाबेस या डेटाबेस प्रोग्राम। तो डेटाबेस प्रोग्राम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए DBMS डेटा मैनेजमेंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS। तो DBMS हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है। ओरेकल, साइबेस, कोबोल या SQL सर्वर। तो जहाँ पे कोबोल है ये ऑप्शन जो है आपका
DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ऑरेकल, साइबस और SQL सर्वर ये सब हैं। देखिए डैश आवश्यक डाटा असंगतता, निर्भरता और अनधिकृत पहुंच संबंधी समस्त समस्याओं को कम करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो DBMS हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट ए हो जाएगा, ठीक है। की फील्ड की प्राथमिक विशेषता यह होनी चाहिए कि यह टेक्स्ट को, डुप्लीकेट को, एक नाम को, विशिष्ट को क्या होनी चाहिए, तो अभी मैं देख के बताता हूँ आपको ऊपर से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, ठीक है, विशिष्ट हो, ठीक है। की फील्ड की प्राथमिकता विशेषता यह होनी चाहिए कि यह विशिष्ट हो है, यानी यूनिक। देखिए मैं यहाँ पे जब आंसर दिया गया है तो उसको कंफर्म करके ही बताता हूँ ताकि आप लोग का गलत ना हो, अपने मन से ही कोई चीज़ नहीं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बुक में जो दिया गया है काफ़ी ज़्यादा, इसका डिफिनेशन भी बहुत अच्छी दी गई है, तो इसको भी देख लेते हैं साथ साथ में। देखिए प्राथमिक कुंजी जिसे प्राथमिक कीवर्ड कहा जाता है या रिलेशनल डेटाबेस में एक कुंजी है जो प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए यूनिक है। यह एक यूनिक आइडेंटिफायर है। देखिए RDBMS में डेटा कहाँ संग्रहित होता है, ट्रीज़ में, लिस्ट में, टेबल्स में या नेटवर्क्स में। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे टेबल्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डेटाबेस प्रबंधन का कार्य नहीं है, डेटाबेस डिजाइन, डेटा रिकवरी, DBMS प्राप्त करना या सिस्टम सुरक्षा को बनाए रखना। तो देखिए DBMS प्राप्त करना यह कार्य नहीं है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जबकि डेटाबेस प्रबंधन का मुख्य कार्य डेटाबेस डिजाइन करना, डेटा की रिकवरी करना, सिस्टम सुरक्षा को बनाए रखना है। संबंधपरक डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस के लिए प्रचालनों का मूल समुच्चय सेट गठित करती है या करता है। तो रिलेशनल अलजेब्रा यानी संबंधपरक बीजगणित, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तालिका संबंध नहीं है, 1 to की, मैनी टू मैनी, 1 to मैनी या 1 to 1। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 to की। 1 to की तालिका से संबंधित नहीं है जबकि मैनी टू मैनी, 1 to मैनी तथा 1 to 1 तालिका से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्दिष्ट करता है कि किसी एंटिटी की कितनी अवस्थाएं किसी अन्य एंटिटी के लिए के एक अवस्था से संबंधित है। तो हो जाएगा रिडंडेंसी, ऑर्डिनलिटी, ऑटोमेटिसिटी या कार्डियोनलिटी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी वाला, कार्डियोनलिटी हो जाएगा, ठीक है। तालिका की पंक्ति कहलाती है रिकॉर्ड, फील्ड, टेबल या संबंध। तो यह कहलाती है रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर ए। डेटाबेस के संबंध में निम्नलिखित का सही मिलान करें। देखिए डेटाबेस DBMS नेटवर्क दिया गया है, अद्वितीय कुंजियों द्वारा डेटा पुनः प्राप्त होना, मेल खाते कुंजियों के माध्यम से व्यक्त संबंध। RDMS होता है तो यह डेटा पर कार्यवाही करने वाले ऑब्जेक्ट और ओरिएंटेड संग्रहित करना, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट मैनेज के साथ इंडक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट स्टोर्स तक पहुंच प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्ट सर्वर के माध्यम से काम करता है। ODBMS को साझा करने वाले शाखाओं को साझा करने वाले कई पेड़ों की तरह दिखता है, संतान के कई माता पिता और माता पिता के कई संतान। ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे मिलान पूछा है कि कौन कौन सा किससे मिलाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पहले का सी। तो इसमें मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, आगे मैं करा रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य रिलेशनल ऑपरेशन नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इंटरसेक्शन, यूनिक और डिलीट। तो जो डिलीट है यह नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक रिलेशनल डेटा मॉडल में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वर्णन करता है कि क्वेरी करने के लिए डेटा को जोड़ तोड़ कैसे की जा सकती है। ऑब्जेक्ट्स, कंटेक्स्ट, एंटिटीज या ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला ही राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता या भूमिका से विशेषाधिकार को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है, रीअसाइन, रिमूव, रिवोक या रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा रिवोक। DCL कमांड का उपयोग कई यूजर डेटाबेस एनवायरनमेंट में डेटाबेस सुरक्षा को लागू करने के लिए किया जाता है। यह दो प्रकार के DCL कमांड यानी ग्रांट और रिवोक हैं। रिवोक कमांड डेटाबेस ऑब्जेक्ट के लिए उपयोगकर्ता
एक्सेस अधिकार या विशेषाधिकार हटा देता है। तो रिवोक प्रिविलेज नेम ऑन ऑब्जेक्ट नेम फ्रॉम यूज़र नेम। देखिए डैश खोज की तेज़ी से लाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इंडिसेस, ठीक है, यानी सूचकांक। टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है, प्राथमिक, प्रत्याशी या मिश्रित या विदेशी। तो इसे प्राथमिक कुंजी कहा जाता है। देखिए डेटा मॉडलिंग में निम्नलिखित में से कौन एक एंटिटी के रूप में नहीं माना जाता है, कर्मचारी, गति, कार्य या पुस्तकें। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पीड यानी गति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संबंधपरक डेटाबेस में डेटा रिडंडेंसी को कम करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है नॉर्मलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। एक डेटाबेस में फील्ड होती हैं। फील्ड क्या होती हैं, लेबल, सूचना की तालिका, संबंधित रिकॉर्ड्स का समूह या जानकारी की श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जानकारी की श्रेणी, डी वाला। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं यूटिलिटी फाइल, मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस, स्प्रेडशीट। तो डेटाबेस ही बोलते हैं, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डेटाबेस बोलते हैं। ओरेकल है एक प्रचालन तंत्र है, एक शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है या डेटा सॉफ्टवेयर है। तो ये जो है आपका ओरेकल जो है डेटा सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज अनुप्रयोग एप्लीकेशन आपको पाठ्य फाइलों को संपादित करने की अनुमति देता है, फाइल्स एंड सेटिंग, ट्रांसफ़र विजार्ड, टेक्स्ट एडिटर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टेक्स्ट एडिटर हो जाएगा। निम्नलिखित में डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है, ऑर्गेनाइजर, पैराडॉक्स, क्वेट्रो प्रो, तो कोरल ड्रा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा पैराडॉक्स हो जाएगा। पैराडॉक्स एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कार्ड कॉरपोरेशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह आंसा सॉफ्टवेयर के द्वारा MS-DOS के लिए रिलीज किया गया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर एक है। एक क्या है, डेटा वेयर हाउस है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। एक डेटाबेस वेयर हाउस है या महत्वपूर्ण विषय क्षेत्रों के आसपास संगठित रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। देखिए डैश डेटाबेस में डेटा के लिए भौतिक भंडारण की प्राथमिक इकाई क्या है, तो प्राथमिक इकाई इसकी जो है टेबल है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है, कस्टमर रिलेटिव मीट, चैनल रूट मार्केट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या कस्टमर रिलेशन मैनेजर। तो 230 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो ऑप्शन नंबर सी। 231 पे चलते हैं। DTP का पूरा रूप बताना है, तो यह हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन नंबर बी। डैश एक का प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से इंटर और एडिट किया जा सकता है, स्प्रेडशीट, टाइपराइटर, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी वाला राइट हो जाएगा। कैड निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा CAD कैड। CAD कैड का अर्थ क्या है, कॉम्पैक्ट एडिट डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन। तो हो जाएगा आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो जाएगा कैड, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैड का तात्पर्य क्या है, ये क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग और नक्शों के डिज़ाइन में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो कैड प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए GIF का आवश्यक ये क्या है, जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट है, ग्लोबल इमेज फॉर्मेट है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है, मनोविज्ञान, प्रकाशन, सांख्यिकी या संदेश प्रेषण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सांख्यिकी। एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है इंटरेक्शन, कंकरेंसी, रिडंडेंसी या एन्यूमरेशन या इनमें से कोई नहीं। तो 239 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी वाला हो जाएगा, रिडेंडेंसी हो जाएगा, ठीक है। 240 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक विशेष प्रयोजक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विंडोज पेरोल प्रणाली, तो पेरोल प्रणाली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नोटपैड में अगले शब्द की शुरुआत में कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजियाँ का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल राइट एरो का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी वाला। देखिए एएसपी इन कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप क्या है? सार सेवा प्रदाता और या आवेदन सेवा प्रदाता, तो आवेदन सेवा प्रदाता ही हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा एएसपी। मुफ्त प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपी राइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ये हो जाएगा फ्रीवेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फ्रीवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो बिना मौद्रिक लागत पर उपयोग के लिए उपलब्ध है। फ्रीवेयर के दो महत्वपूर्ण उदाहरण स्काइप और एडोब एक्रोबेट रीडर है, ठीक है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का संपूर्ण अधिकार निर्माता के पास ही रहता है तथा उपयोगकर्ता को इसके सोर्स कोड में परिवर्तन का अधिकार नहीं होता। इसे बिक्री के लिए उपलब्ध किया जा सकता है। 244 पर चलते हैं। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? तो इसको बोलते हैं क्या? शेयरवेयर, ऑप्शन नंबर बी। एपीआई का पूरा रूप बताना है, तो एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीआईएस किसका लघु रूप है? तो ये है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामान्य उद्देश्य में सॉफ्टवेयर को कहा जाता है का उदाहरण क्या है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, फोटोशॉप या आलाप, इनमें से सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। UPSSC JEE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। नोटपैड का प्रयोग करके बनाए गए प्रलेख में वर्तमान समय और दिनांक प्रविष्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल F5, शिफ्ट F5 या F6 या F5, तो F5 राइट आंसर हो जाएगा। F5 एक फंक्शन की है जिसका उपयोग नोटपैड में वर्तमान समय और दिनांक प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी। नोटपैड में फाइंड और रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल H का प्रयोग किया जाता है। नोटपैड में फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल +H का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है ड्राइंग्स पिक्चर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है? प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए। और बाकी स्लाइड शार्क, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ये सब रहेगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में कौन सा विकल्प सच्चे ऑब्जेक्ट को इंगित नहीं करता है? स्तंभ यानी टेबल को, रूप यानी फॉर्म को, भाग मॉड्यूल को या कार्यपत्रक वर्कशीट को, तो इसमें जो राइट हो जाएगा कार्यपत्रक यानी इस वर्कशीट हो जाएगा। MS पेंट में मेनू में टेक्स्ट टूल विकल्प को उस अक्षर डैश मिला है, तो यहाँ पे ए मिला है, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। MS पेंट के होम टैब में दिए गए टेक्स्ट टूल का उपयोग करके हम किसी भी इमेज में टेक्स्ट लिख सकते हैं या होम टैब में अंग्रेजी के अक्षर ए से निरूपित है। देखिए विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज क्या कहलाता है? स्पैम, एडवेयर या स्पाईवेयर या मालवेयर, तो इसको बोलते हैं एडवेयर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। टेक्स्ट को टाइप करते समय जब सही मार्जिन का सामना करना पड़ता है तो इंसर्ट पॉइंट ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के स्वरूप में वापस आ जाएगा। इस फ्रेम को डैश कहा जाता है। ड्रॉप कैप, वर्ड रैप, तो वर्ड रैप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नोटपैड में किसी फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं होती। नोटपैड में एक टेक्स्ट रैप या वर्ड रैप का परिचय दिया जाता है जो टेक्स्ट को रैप कर देता है, ठीक है। नोटपैड में सहायता विकल्प का प्रयोग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो F1 का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। MS पेंट में विविध प्रकार के कितने पेंट ब्रश होते हैं? 7, 8, 9 या 10, तो यहाँ पे हो जाते हैं 9। देखिए माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक आधारभूत ग्राफिक्स प्रोग्राम है जिसका प्रयोग इमेज एडिटर व किसी चित्र को पेंट करने के लिए कर सकते हैं। इसमें 9 प्रकार के पेंट ब्रश होते हैं। अगला यहाँ पे देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है 258, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का
प्रयोग करना आसान हो जाता है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर स्विट्स या बायोस सॉफ्टवेयर। तो इसे कहते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है। तो यहाँ पे देखते हैं 259 पे कहते हैं ये हो जाएगा आपका ई वाला, ठीक है। ई वाला हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। विंडो एक्सप्लोरर क्या है? यह जो है एक फाइल मैनेजर है। विंडोज़ एक्सप्लोरर एक ग्राफिकल फाइल मैनेजर है जो कंप्यूटर में स्थित ड्राइव्स, फोल्डर और फाइल का हियरार्किकल स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता है तथा कंप्यूटर में ड्राइव सेलेक्टर्स के रूप में मैप की गई नेटवर्क ड्राइव्स को भी प्रदर्शित करता है। डिस्क क्लीनअप टूल एक डैश है, यह क्या है? यूटिलिटी है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। डिस्क क्लीनअप उपयोगिता यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसे पहली बार विंडोज़ 98 के साथ पेश किया गया था। उपयोगकर्ताओं को उन फाइलों को हटाने की अनुमति देता है जिनकी अब आवश्यकता नहीं है। एक डैश एक मेमोरी प्रबंधन योजना है जो प्रोग्रामर को मेमोरी देखने में मदद करती है, तो यह जो है विभाजन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रैगमेंट को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके कहलाता है, या डिस्क रिफ्रैगमेंटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? नॉर्टन, मैकएफी, कोबोल या कैस्पेस्की। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोबोल हो जाएगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए, वरना क्या होता है, नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे। हाँ, तो ऑप्शन नंबर यही वाला जो राइट हो जाएगा, नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे, ठीक है। एंटीवायरस को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए, इससे कंप्यूटर में आने वाले नए वायरस का पता चल सकेगा तो इससे हमारे कंप्यूटर में संरक्षित फाइलों व अन्य डेटा को कोई नुकसान नहीं होता है, यानी कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, इतने सारे क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन जो है क्वेश्चन आंसर जो है गलत नहीं होंगे, आपको सही रहेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग सपोर्ट करिए, आगे भी मैं वीडियो लाता रहूँगा। एक मेलवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ताओं के बारे में उनकी सहमति के बिना जानकारी एकत्र करता है कहलाता है स्पाईवेयर, वायरस, बूटवेयर या एडवेयर। 266 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, स्पाईवेयर हो जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन आप लोगों का गलत ना हो पाए इसलिए मैं आंसर भी देख लेता हूँ, और यहाँ पे आंसर और डेफिनेशन सब दी गई है सामने। देखिए, स्पाईवेयर मालवेयर का एक प्रकार है जो कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है और उपयोगकर्ताओं को सहमति के बिना, ठीक है, उनके बारे में सूचनाएं एकत्र करता है। स्पाईवेयर की उपस्थिति आमतौर पर यूजर से छिपी रहती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी उपयोगिता सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र या डिस्क टूल्स। तो जो ब्राउज़र होता है वह नहीं होगा, ठीक है। ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार है, जबकि एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क टूल्स और डिस्क क्लीनर, डेटा संपीड़न सभी यूटिलिटी उपयोगिता सॉफ्टवेयर का प्रकार हैं। निम्न में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस, डिस्क फ्रेगमेंटेड या फाइल प्रबंधन या नोटपैड। तो नोटपैड आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या जो है उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है नोटपैड। नोटपैड केवल कॉमन रूप से टेक्स्ट एडिटर के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि एंटीवायरस, डिस्क रिफ्रैगमेंटेड तथा फाइल प्रबंधन उपयोगिता यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। अब यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, आधुनिक कंप्यूटर में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, उसको बोलते हैं लाइनक्स। एक तरह का सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के बदले प्रयुक्त होता है तो रोम में रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं फर्मवेयर बोलते हैं। सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। लाइनस का नाम उसके खोजकर्ताओं के नाम पर पड़ा जो लाइनस
टारवाल्ड्स है। ठीक है, एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम कहलाते हैं सब रूटीन प्रोग्राम। देखिए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं कोडिंग। कंप्यूटर और इससे जुड़ी हुए सभी डिवाइसें जो डेटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती हैं शामिल है हार्डवेयर में। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देते हैं वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपयोगकर्ताओं को कहा जाता है हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया को कहते हैं एग्जीक्यूटिंग। पोस्ट का पूर्ण रूप है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है लाइनक्स। ठीक है, देखिए, कंप्यूटर के डेटा को सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण प्राप्त किया जाता है तो इसको इंटरफेस के माध्यम से विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार दिया जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से। जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है तब होता है बूटिंग होता है। सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। देखिए, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है उसको हार्डवेयर कहते हैं। जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए उपयुक्त पद है सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली ना हो। देखिए, इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार उदाहरण है फ्रीवेयर के। ठीक है, कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं सिस्टम के सॉफ्टवेयर में। ठीक है, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को कहते हैं सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर कहलाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है बायोस सॉफ्टवेयर। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें कहलाती हैं पेरिफेरल्स कहलाती हैं। लाइनक्स है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है और आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, तो इसको जरूर देखना क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हैं। ठीक है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। कंप्यूटर उपकरण को कहते हैं हार्डवेयर। उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द जो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो तो उसे पेरिफेरल बोलते हैं। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटिंग या टेस्ट करता है तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं हार्डवेयर कहते हैं। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को कहते हैं प्रोग्राम कोड। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइसें अटैच की जाती हैं तो डिवाइस के प्रयोग के लिए किए जाने से पहले इसको इंस्टॉल किया जाना चाहिए, इसको ड्राइवर बोलते हैं। कंपाइलिंग से क्रिएट होता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। डाटा के कॉन्करेंट एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए ओरेकल प्रयोग करता है लॉग्स का। डीबीएमएस डाटा का एक्सप्लोर करने के लिए अनुमति प्रदान करता है क्वेरी लैंग्वेज। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एपीआई है मिडलवेयर जो डेटाबेस को एक्सेस करता है। डेटाबेस रिकवरी की इस विधि में डेटाबेस की थोड़े अंतरालों में साथ साथ कॉपिंग होती जाती है जिससे डेटाबेस की दो या अधिक कंप्लीट कॉपियाँ रखी जा सकें कहलाती हैं मिररिंग। एक डेटाबेस प्रणाली है फॉक्स प्रो की वर्तमान स्थिति के अनुसार डेटा फाइलों को संपादित करते रहने को कहते हैं अपडेट। डेटाबेस फाइलों में से वह फाइल जिसमें रखी गई जानकारी परिवर्तित नहीं होती कहलाती है मास्टर फाइल कहलाती है। वेब फोल्डर का काम है फाइलों को नेट पर ही स्टोर करने का। रिलेशनल डेटाबेस में यह डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में लिखते हैं, इसे कहते हैं टेबल। डेटा को जमा किया जाता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में। डेटा लिखा जाने वाला स्थान है डेटा फील्ड्स। रिकॉर्डों का संग्रह है फाइल। तो दोस्तों यहाँ मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी कराए और आपको परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पे रिवीजन भी कराया।
तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए। अभी मैं आपको लगभग यहाँ पे 132 पेज करा दिया हूँ और अब अभी आपको देखना है कम से कम आपको 230 पेज, ठीक है, क्योंकि 360 पेज हैं टोटल। तो अभी मैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चैप्टर कराऊंगा। तो नेक्स्ट जो होगा आपका कंप्यूटर के प्रोग्राम होंगे तथा प्रोग्रामिंग भाषाएं होंगी, ठीक है। तो ये मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और ताकि आप लोग को भी जो है नई नई वीडियो मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।